एनालिटिक साइंस मंच में आपका स्वागत है। आज अपन 12th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। ठीक है, 12th के सिलेबस में इस परमाणु भौतिकी के साथ एक और चैप्टर है, नाभिकीय भौतिकी। ये दोनों चैप्टर कंबाइंड है। अपन स्टार्ट करेंगे परमाणु भौतिकी से। इलेवेंथ केमिस्ट्री में आपने परमाणु भौतिकी का एक छोटा सा पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे अपन उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, एटम्स, और प्रत्येक अणु आपका जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसी परमाणु को अपन ने किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहा था, जिनसे मिलकर आपका कोई भी पदार्थ बनता है। इस परमाणु में सामान्यतः अपने को अब पता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों की संरचना वगैरह समझने के लिए या उसकी उत्सुकता ने किसको जन्म दिया? परमाणु भौतिकी को जन्म दिया। अपन ने क्या देखा था, एक वैज्ञानिक आए थे बॉयल नाम से, बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था गैसों का न्यून दाब। उन्होंने क्या किया, गैसों को न्यून दाब पे प्रसारित होने दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो गैसें थी ये आपकी कुछ किरणें निकाल रही थी। इन किरणों का उन्होंने नाम कैथोड किरणें दिया। ये जो कैथोड किरणें थी ये कैसी आवेशित थी? ऋण आवेशित थी। आगे अपन पढ़े तो इन्हीं से संबंधित, इन्हीं जिज्ञासु के फलस्वरूप एक वैज्ञानिक आए थे जे थॉमसन। उन्होंने अपना पलम पुडिंग, परमाणु का पलम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसे जे थॉमसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस पलम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने अपने को यह बताया कि प्रत्येक पदार्थ का जो परमाणु होता है वो पलम पुडिंग फल की तरह होता है। पलम पुडिंग अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जो अपने खरबूजा आता है उसके जैसा फल है। उसने ये बताया कि प्रत्येक परमाणु जो होता है वो आपका धनावेशित गोला होता है। एक समान रूप से वितरित क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। और इस धनावेशित गोले में जो ऋणावेश है वो बीजों के रूप में, जैसे खरबूजे में बीज होते हैं, उन्हीं बीजों के रूप में क्या रहता है? यादृच्छिक रूप से, रैंडमली क्या रहता है? वितरित, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये किसने स्वरूप दिया अपने को? थॉमसन ने। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी परमाणु को आप आवेशित करते हो तो आवेशन में ये तो चेंज होने से रहा धनावेशित गोला का, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या इसके अंदर अपन कुछ और ऋणावेशित चार्ज डालेंगे। ठीक है क्या बात? अगर इन ऋणावेशित कणों को बाहर निकाला जा रहा है मतलब धनावेश हावी हो रहा है, गोला कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और इन ऋणावेशित कणों को अंदर डाला जा रहा है, इसका मतलब ऋणावेश हावी हो रहा है, गोला कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ये किसका मॉडल था? जे थॉमसन का मॉडल था। यहां से एक चीज क्लियर ये होगी कि परमाणु की संरचना कैसी है। इसके बारे में रदरफोर्ड थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु की जो संरचना वो 10 की पावर -10 मीटर कोटि की होती है, जिसे अपन एंगस्ट्रॉम ऑर्डर भी कहते हैं। इसी का एक परमाणु होता है इसी ऑर्डर का। साथ ही अपने को ये भी पता लग गया कि आवेशन की प्रक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं? ऋण आवेशित कण भाग लेते हैं। अपन क्या कह सकते हैं,
ये थी रदरफोर्ड जे.जे. थॉमसन मॉडल की आपके पास उपलब्धि। पहली, यहां से अपने को परमाणु की साइज के बारे में पता चला। दूसरी कि आवेशन की क्रिया में ऋणावेशित कण भाग लेते हैं, जिसे भविष्य में आगे चलकर जे.जे. थॉमसन के बेटे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था और इन्हीं कणों की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, यही ऋणावेशित कण क्या कहलाए आपके? इलेक्ट्रॉन कहलाए। थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये जो आपकी व्यवस्था है, अगर इस व्यवस्था में इधर से अपन को कण इंसिडेंट कराएं, कोई भी आवेशित कण इंसिडेंट कराएं, चार्ज पार्टिकल, तो वो लगभग सभी कण एक समान विक्षेपित होने चाहिए, नहीं क्या? क्योंकि हर जगह आवेश तो यादृच्छिक है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो अपनी प्रारंभिक दिशा से विक्षेपण है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। किसके अनुसार? जे.जे. थॉमसन के अनुसार। लेकिन इसी समय आपके रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने भी अपने 2 शिष्य मर्सडीन व गाइगर को लगा रखा था इसी परमाणु के लिए। अब क्या था, रदरफोर्ड मॉडल में एक कमी ये थी कि जो रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल में कमी ये थी कि जो थॉमसन मॉडल था, ये आपके प्रत्येक परमाणु का एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि किसी पदार्थ से संबंधित उसकी तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति या ऊर्जा को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्राप्त व्यवस्था ही क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित स्पेक्ट्रम होता है, जो उसका अपन ये कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट होता है। तो ये देखा गया कि परमाणु का जो फिंगरप्रिंट या स्पेक्ट्रम जो होता है वो सदैव रेखिक, दूसरा नाम है सतत, रेखिक या सतत, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जे.जे. थॉमसन मॉडल इस स्पेक्ट्रम के बारे में कोई व्याख्या नहीं दे रहा था। अब दूसरे जो थे रदरफोर्ड, वो इस मॉडल को भी देख रहे थे, साथ में अपना प्रयोग भी करवा रहे थे। प्रयोग क्या था? रदरफोर्ड ने एक पतली सोने की, गोल्ड की पत्ती थिप ली, जिसकी साइज 10 की पावर मोटाई 10 की पावर -7 मीटर थी। इसके ऊपर उन्होंने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण क्या होते हैं? 2He4 इंसिडेंट करवाए। ये जो अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शुरुआत में जब उन्होंने 1000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाए थे, तो लगभग सारे अल्फा कण सीधे निकल रहे थे। यहां पे उन्होंने ZNS का एक पर्दा लगा दिया। ये पर्दा क्या करता है? जब अल्फा कण इस पर्दे पे आते हैं तो वहां पे एक लाइट उत्पन्न होता है, जो ये बताता है कि यहाँ पे क्या आया? आपका अल्फा कण आया। ठीक है, अब क्या हुआ? उन्होंने अल्फा कणों की संख्या बढ़ा दी, 10,061 डाले। तो जब 10,061 डाले ना, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो अल्फा कणों का विक्षेपण था, ये पहले की तुलना में बढ़ गया। यानी कि लगभग कण तो सीधे निकल रहे थे, लेकिन 10,000 में से 1-2 कण का विक्षेपण कोण लगभग 90 डिग्री प्राप्त हुआ। जबकि इस मॉडल के अनुसार कितना आना चाहिए था? 1 या 2 डिग्री आना चाहिए था। लगभग कितना हुआ? 90 डिग्री। उन्होंने अल्फा कणों का आपतन इंसिडेंट और बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 20,000। इतना करने पर उन्होंने क्या देखा कि ये जो अल्फा कण आ रहे थे ना, 20,000 में से कोई एक कण वापस उसी पथ पर चला जाता है जिस पथ से आता है। मतलब अपनी दिशा से, अपनी प्रारंभिक दिशा से कितने डिग्री का कोण बना लेता है? 180 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, कि कौन? 20,000 में से कोई एक अल्फा कण। रदरफोर्ड ने इस घटना को ऐसे व्याख्यायित किया कि मेरे पास को 10 इंच का लोहे का गोला है, मैंने किसी कागज के पेज पे उसको दागा है, और ये 10 इंची गोला अत्यधिक ऊर्जा का होने के बावजूद इस कागज के पेज से टकराकर वापस आकर मुझे मार देता है। इतनी पावरफुल उसने इसकी व्याख्या की थी। अब आप सोच सकते हो कि ये परिणाम उसके लिए कितने सरप्राइजिंग थे। अब इसको समझाने के लिए, अब अगर अपन ये कहें कि थॉमसन मॉडल सही है, तो ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए। 180 डिग्री पे वापस से आना ही नहीं चाहिए। सभी कण 1-2 डिग्री, मैक्सिमम 5 डिग्री तक निकल जाने चाहिए थे।
अब इस घटना को व्याख्यात करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना नया परमाणु मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड ने यह बताया कि प्रत्येक परमाणु के अंदर उसके केंद्र में एक नाभिक स्थित होता है, न्यूक्लियस। और ये जो नाभिक होता है इसका आकार फर्मी कोटि का होता है। फर्मी बोले तो 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। और इसी नाभिक में परमाणु का समस्त धनावेश उपस्थित होता है। और धनावेश है तो अपन जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, और समस्त धनावेश प्लस लगभग द्रव्यमान मास इसी नाभिक में उपस्थित होता है। इस नाभिक की साइज और इस परमाणु की साइज रदरफोर्ड ने यह बताई कि अगर आपके पास एक क्रिकेट स्टेडियम के जितना बड़ा गोला है तो उस क्रिकेट स्टेडियम की पिच के ऊपर एक मधुमक्खी बैठ जाए तो वो मधुमक्खी की साइज आपकी नाभिक की साइज है। और ये जो क्रिकेट का ग्राउंड है ये आपका पूरा क्या है, परमाणु है। यानी कि परमाणु में अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। और इस खोखले भाग में आपके इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किसका मॉडल था, किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है, परंतु ये जो रदरफोर्ड के मॉडल थे इसमें भी कुछ कमियां निकली। कैसे, देखिए, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड ने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है। तो वर्ताकार पथ में जैसे नाभिक कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, जेड है, तो नाभिक आवेश कितना हो गया, जेड। और ये बाहर को एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इन दोनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल, कूलाम आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा, Fc बराबर k ZE.E/r², r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसी टाइम t पे। वर्तीय गति है तो उसको संतुलन कौन करेगा, mv²/r। ठीक है, अब रदरफोर्ड से यह कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है तो गति करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन गति लगाएगा तो चारों ओर गति लगाने में ऊर्जा खर्च नहीं होगी क्या। अगर नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन गति लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है वर्तीय पथ में, तो ऊर्जा में हानि हुई तो उसका वर्ताकार पथ की त्रिज्या में कमी होगी और अनंततः वह इलेक्ट्रॉन किस में समा जाएगा, आपके नाभिक में समा जाएगा। इसका मतलब आपका परमाणु कैसा हुआ, अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ, जबकि वास्तव में परमाणु तो कैसी इकाई है, स्थायी इकाई है। दूसरा, ये जो मॉडल था ये भी आपके, कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये भी आपके परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल ही रहा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होगा तो इसकी तो निश्चित ऊर्जा होगी, और रेखिक स्पेक्ट्रम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निकले तो हर बार अलग अलग ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए जिससे स्पेक्ट्रम कैसा मिले, आपको सतत मिले। इन दोनों घटनाओं की व्याख्या कौन नहीं कर रहा था, आपका रदरफोर्ड मॉडल कर पाने में क्या था, असंभव था। तो अब अगर ये असंभव है तो इस असंभव काम को समझाने का कार्य किसने किया, एक वैज्ञानिक आए थे नील्स बोहर नाम से। उन्होंने वैज्ञानिक जगत से कहा कि मैं आपको 3 पोस्टुलेट देता हूं। कितने पोस्टुलेट देता हूं, 3 पोस्टुलेट। आप मेरे 3 अवधारणाएं, 3 अभिग्रहित, 3 कल्पनाओं को मान लीजिए। ठीक है, अगर आप इन 3 अभिग्रहित को मान लेते हो तो मैं परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के समक्ष आयनों के लिए उनकी लगभग व्याख्या कर पाने के लिए तैयार हूं। तो उनके जो 3 अभिग्रहित थे वो निम्न प्रकार थे। पहला अभिग्रहित ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही गति करते हैं। जब ये गति करते हैं निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में, उस समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r, कूलाम्ब आकर्षण बल kZe²/r² द्वारा प्राप्त होता है। और इस निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते समय ना तो इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं। ना तो अवशोषण और ना ही उत्सर्जन, ना एब्जॉर्प्शन ना इमिशन। अब बात आई कि ये निश्चित वर्ताकार कक्षाएं कौन सी हैं, तो इन्हें समझाने के लिए उसने अभिग्रहित नंबर 2 दिया। इस अभिग्रहित नंबर 2 में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए इनका कोणीय संवेग J क्या होता है mv/r, h/2π का पूर्ण गुणज, h/2π का पूर्ण गुणज। ये क्या हो गया बोर का अभिग्रहित नंबर 2। तीसरा अभिग्रहित उसने ये कहा, अपने कहा कि अवशोषण और इमिशन जब वर्ताकार कक्षा में गति होती है तब नहीं होता है, तो होता कब है? उसने ये कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो आपका वर्ताकार कक्षा में गति लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए या दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आए, तो उस दौरान वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन गति के दौरान निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए, तभी ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। ये ऊर्जा का जो उत्सर्जन है, ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन है, यानी कि ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल ई, ये किसके बराबर होगा? h म्यू के बराबर होगा। तो इसकी आवर्ती म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? डेल ई अपॉन h। ये था बोर का अभिग्रहित नंबर 3। इन तीनों अभिग्रहितों की सहायता से बोहर ने परमाणु की त्रिज्या, रेडियस, उसके वेग, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा, कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल, कक्षीय आवर्ती, इन सब की व्याख्या कर दी थी, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।